बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी और मैं आपका टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। और फेडरल बोर्ड बायोलॉजी की सीरीज़ में आज हमारी तीसरी वीडियो है, लेक्चर नंबर 3। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस के मेथड को। हमने सेल बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया था, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का, और जिसमें हमने स्टडिंग सेल की टेक्निक्स को पढ़ना शुरू किया था। और अभी तक हमने इन प्रीवियस वीडियो हमने सेल फ्रैक्शनेशन को पढ़ लिया, माइक्रोस्कोपी को पढ़ लिया, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी। अगर आप हमारी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हो तो अभी सब्सक्रिप्शन के बटन को दबा दो, और पिछली तमाम वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अभी तक जो हमने पढ़ा था सेल फ्रैक्शनेशन में, हमने ये पढ़ा कि फ्रैक्शनेशन में हम क्या करते हैं, सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग करते हैं ताकि हम उनको अलग से ऑब्जर्व कर सकें। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है क्रोमेटोग्राफी में। क्रोमेटोग्राफी का मतलब थोड़ा समझते हैं हम। क्रोमेटोग्राफी ग्रीक वर्ड से निकला है। क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर, ग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है टू राइट, टू ड्रॉ समथिंग, यानी कलर के बिहाफ पे कुछ लिखना। अच्छा, इसका मतलब अगर हम इसकी मीनिंग को देखें या अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो इसका मतलब क्या होता है कि हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, सब्सटेंसेस को, केमिकल सब्सटेंसेस को सेपरेट कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। सही है, हमारे पास डिफरेंट कलर के स्पॉट्स मिल रहे होते हैं जिसमें हम सब्सटेंसेस को सेपरेशन कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे किन की, कुछ प्रोटीन्स की, पिगमेंट्स की, अमाइनो एसिड्स की, इन सारी चीज़ों की, यानी सेल में मौजूद सब्सटेंसेस जिनमें पिगमेंट्स शामिल हैं, प्रोटीन्स शामिल हैं, अमाइनो एसिड्स शामिल हैं, उन सबको उनके कलर के बिहाफ पे हम उनकी सेपरेशन कर रहे होते हैं। सही है। अच्छा, सेल फ्रैक्शनेशन में हम सेल फ्रेगमेंट्स यानी सेल ऑर्गेनेल्स की और सेल कंपोनेंट्स की सेपरेशन कर रहे थे। अब यहाँ पे हम केमिकल कंपोनेंट को हम सेपरेट करेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, यानी यहाँ पे जो सेपरेशन हो रही है कलर्स के बिहाफ पे हो रही है। कैसे करते हैं हम ज़रा ये सीखेंगे। अच्छा, बहुत सारे मेथड्स होते हैं क्रोमेटोग्राफी के, जिसमें हमारे पास है पेपर क्रोमेटोग्राफी, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। इनके अलावा जो है और भी बहुत सारे, जैसे कि हमारे पास लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, गैस क्रोमेटोग्राफी है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, बहुत सारे क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स होते हैं। लेकिन हम अपने कोर्स पे रहेंगे, रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। सही है। अच्छा, नाम से ही पता लग रहा है पेपर, पेपर का मतलब है यहाँ पे जो मीडियम यूज़ होगा वो कोई ना कोई पेपर, खास ज़्यादातर यहाँ पे क्रोमेटोग्राफिक पेपर्स भी मिलते हैं हमारे पास, वरना फिर फ़िल्टर पेपर ही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इसमें होता क्या है, क्रोमेटोग्राफी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेस और एक होता है मोबाइल फेस। स्टेशनरी फेस और मोबाइल, स्टेशनरी और मोबाइल में आपको नाम से डिफरेंस पता लग रहा होगा। स्टेशनरी का मतलब होता है स्टैटिक, जो अपनी जगह पे रुका हो। मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट। सही है। अच्छा, स्टेशनरी फेस को हम सॉलिड फेस भी कहते हैं, मोबाइल फेस को हम लिक्विड फेस भी कहते हैं। सही है, या सॉल्वेंट भी कहते हैं हम इसको। अच्छा जी, अब आपको नाम से ही पता लग गया, यानी जो हम क्रोमेटोग्राफी में जो पेपर यूज़ करते हैं, फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, या क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफिक पेपर यूज़ करते हैं, वो हमारा स्टेशनरी फेज़ होता है। सही है। और उसके अलावा जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो हमारा मोबाइल फेज़ होता है। सही है। अच्छा जी, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल होता है। हमने जिस सैंपल में क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक अप्लाई करनी है उसकी एफिनिटी दो चीज़ों में देखी जाती है, या तो मोबाइल फेज़ में एफिनेटिव होगा या तो स्टेशनरी फेज़ में एफिनेटिव होगा। इसका क्या मतलब है मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले मैं ये टेक्निक बताता हूँ किस तरह से क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यूज़ की जाती है, तो आपको ये मेथड समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, देखें ज़रा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम सैंपल का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। सैंपल हमने निकाला, जस्ट लाइक दैट के स्पिनिच ले लें। सही है, अगर हम स्पिनिच ले लें, पालक, हमने क्या किया, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, उसको पीस दिया। सही है, सॉल्वेंट के साथ। अच्छा, जब उसका एक्सट्रैक्ट बना लिया, ये हमारे पास आ गया सैंपल सॉल्यूशन। सही है, यहाँ हम इसको सैंपल एक्सट्रैक्ट भी कह सकते हैं। अच्छा, अब एक और बात, सॉल्वेंट हम पोलर सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट भी ले सकते हैं। सही है। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि हम दोनों को चेक करते हैं कि किस में ज़्यादा अच्छा कलर आ रहा है। सही है, तो हम क्या करते हैं, पोलर से शुरू करते हैं। पोलर से हमारे पास यहाँ पे वाटर भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, एसीटोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या करना है, पोलर सॉल्यूशन ले लेना है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हमने सिंपली करना क्या होता है, दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो अगर बुक हम देखें, हमारी जो बुक है उसमें लिखा है कि हम जो सैंपल है उसको सॉल्वेंट में मिला देते हैं।
सेल्फ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर देते हैं, सही है। और क्या करते हैं, हमारे पास एक पूरा चैम्बर होता है, यानी एक ग्लास चैम्बर होता है जिसके ऊपर एक लिड होता है, यानी उसका ढक्कन होता है, सही है। आसान अल्फाज में हम क्या करते हैं, बीच में एक हैंगर लगाते हैं, सही है, और क्रोमेटोग्राफिक पेपर को क्लिप के ज़रिए उसमें हैंग कर देते हैं, सही है। ये हमने हैंग कर दिया। अच्छा, अब उसमें क्या करेंगे, सॉल्वेंट डालेंगे। अच्छा, क्योंकि पोलर ज़्यादातर सॉल्वेंट जैसे एसीटोन हो गया या अल्कोहल हो गया, ये सब ना वॉलेटाइल होते हैं, तो इस वॉलेटाइलिटी से बचने के लिए इसमें के ऊपर लिड लगा दिया जाता है ताकि वो एवापोरेट होकर बाहर ना निकल जाए। अच्छा, लिड लगा दिया जाता है। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या किया, सॉल्वेंट को थोड़ा सा एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, उस लेंथ के हिसाब से 1 इंच या 2 इंच हम उसको फिल कर देंगे, सही है, सॉल्वेंट को। अब यहाँ पे 2 काम किया जा सकता है, या तो इस सॉल्वेंट में हमारा सैंपल डला हुआ हो, सही है, या तो हम क्या करते हैं, उस सैंपल को निकाल के इस प्लेट में हमने अपने फ़िल्टर पेपर में यानी क्रोमेटोग्राफिक पेपर में यहाँ पर स्पॉट कर देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, सही है। अब जब लगा देंगे और सॉल्वेंट को यहाँ पे रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ऑब्वियसली ये इतना सा पार्ट जो था क्रोमेटोग्राफिक पेपर का वो डिप हो गया सॉल्वेंट में। अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो मोबाइल फेज़ है, यानी ये जो सॉल्वेंट है, ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, सही है, ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। इसके साथ सैंपल भी ऊपर जा रहा है, ऑब्वियसली सॉल्वेंट भी ऊपर जा रहा है। अच्छा, सॉल्वेंट तो एवापोरेट हो जाएगा, सैंपल जो है वो इसी में चिपका रह जाएगा क्रोमेटोग्राफिक पेपर में। अब ज़रा समझना क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल ये होता है कि देखो भाई, अगर वो सैंपल, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास सैंपल था, उसमें डिफरेंट पिगमेंट्स थे, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स थे, हर एलिमेंट की एफिनिटी अलग होगी, सही है, हर एलिमेंट की एफिनिटी अलग होगी। फॉर एग्जांपल कोई पिगमेंट ऐसा है जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर से ज़्यादा एफिनेटिव है, तो वो इसमें अच्छी तरह से चिपक जाएगा और ऊपर तक जाएगा, सही है। और अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जो सॉल्वेंट के साथ एफिनेटिव था, सही है, वो क्या करेगा, वो यहीं पर रह जाएगा, वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, सही है। अच्छा, अब एक और बात, अगर फॉर एग्जांपल कोई पोलर सब्सटेंस है, सही है, अगर कोई पोलर सब्सटेंस है और हमने सॉल्वेंट जो लिया है वो भी पोलर है, तो ऑब्वियसली वो सॉल्वेंट के साथ ही एफिनेटिव रहेगा, जैसे कि प्रोटीन है, सही है। तो प्रोटीन जो है, अगर प्रोटीन को हम सेपरेट करना चाहते हैं तो हम पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, और पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर सब्सटेंस और पोलर सॉल्वेंट दोनों आपस में एफिनेटिव होंगे, तो जब हम इसको रखेंगे तो इसमें वो ऊपर तक नहीं जाएगा, सही है। क्यों, क्योंकि वो सॉल्वेंट के साथ एफिनेटिव है, वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही स्पॉट होगा, सही है। तो हमें इसकी पोलैरिटी का और फिर इन सारी चीज़ों का पता लगता है। फिर हम क्या करते हैं, हम ये नापते हैं, हम इस लेंथ को मेजर करते हैं। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि हमें कलर इतनी अच्छी तरह से नज़र नहीं आते, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट डाइज़ होते हैं हमारे पास, उन डाइज़ को स्प्रे करते हैं इसके ऊपर। जब हम उसको स्प्रे करते हैं तो हमें वो कलर अपेयर होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। एक काम तो ये कर लेते हैं, या तो हम इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को निकालते हैं और इसको अल्ट्रा वायलेट लाइट में देखते हैं और हमें उसका कलर नज़र आने लग जाता है, सही है। तो ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हम सेपरेशन कर रहे होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, डिफरेंट सब्सटेंसेस की। यहाँ पे 2 चीज़ें शामिल है, एक है स्टेशनरी फेज़ और एक है मोबाइल फेज़। मोबाइल फेज़ पोलर सॉल्वेंट हो सकता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो सकता है, सही है। हम सिंपली क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, इस एक्सट्रैक्ट को या तो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर देते हैं या तो उसको यहाँ पर स्पॉट कर देते हैं, सही है, यहाँ पे चिपका देते हैं किसी तरह। चिपकाने का मतलब है हमने लिया कैपिलरी ट्यूब, इसके अंदर डिप की, उसको डिप करने के बाद उस कैपिलरी ट्यूब में वो सैंपल लग जाएगा और उसको यहाँ पर लाकर स्पॉट करेंगे। फिर जब हम क्या करेंगे, इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को जब इसको यहाँ पर हैंग करेंगे तो इसका थोड़ा सा पार्ट जो होगा वो इस सॉल्वेंट के अंदर डिप हुआ होगा और फिर ये सॉल्वेंट मूव करना शुरू हो जाएगा और हमें डिफरेंट कलर इसके ऊपर नज़र आएंगे। तो जो कलर ऊपर तक जा रहा है, सही है, इसका मतलब है वो सब्सटेंस जो था, वो सब्सटेंस स्टेशनरी फेस के साथ एफिनेटिव था, सही। एफिनेटिव का मतलब अट्रैक्टेड था, और जो कलर नीचे रह जा रहा है वो सॉल्वेंट के साथ एफिनेटिव था, सही है। फिर उसकी हम लेंथ मेजर करते हैं और हम इसको स्पॉट करते हैं कि ये कौन सा सब्सटेंस था, कौन सा एलिमेंट था। ये जो पूरा चैम्बर होता है, दिस चैम्बर इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर। अच्छा, और ये जो हमें फ़िल्टर पेपर या क्रोमेटोग्राफिक पेपर मिलता है, यानी हमारी टेक्निक के बाद जिसमें डिफरेंट कलर के स्पॉट्स होते हैं, हम इसको कहते हैं क्रोमेटोग्राम, सही है। तो दिस इज़ अबाउट क्रोमेटोग्राफी। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अभी ऐसा सच मैं बुक से रीड नहीं करके समझा रहा, यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ड्रॉ की हैं, जो कि बुक में गिवन थी, सही है, ना कोई एक बात एक्स्ट्रा बताई।
और ना कोई उससे कम, यानी सारी चीज़ें मैंने आपको बुक वाली ही बताई हैं। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी बुक रीडिंग की वहाँ पे आपको बुक को रीड करके भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम आते हैं दूसरा प्रोसेस इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर। इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसी टेक्निक है? इट इज़ द टेक्निक विच इज़ यूज टू सेपरेट फ्रेगमेंट्स ऑफ चार्ज बेयरिंग पॉलीमर। सही है। अच्छा, यहाँ पे फ्रेगमेंट है, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। अच्छा, फ्रेगमेंट्स ऑफ चार्ज बेयरिंग पॉलीमर मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज, मॉलिक्यूलर वेट एंड सरफेस चार्ज सच एज DNA, RNA, प्रोटीन। ये भी सेपरेशन टेक्निक है। सही है, ये भी सेपरेशन टेक्निक है, लेकिन यहाँ पर एक यहाँ पर ना कुछ स्पेसिफिकेशन है। सही है। अच्छा, क्रोमेटोग्राफिक से ज़्यादा एफिशिएंट टेक्निक होती है ये। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि जो भी सब्सटेंस हम सेपरेट करना चाह रहे हैं उसके ऊपर कोई चार्ज होना चाहिए। विदाउट चार्ज की सेपरेशन नहीं हो सकती। अच्छा, और किस बिहाफ पे सेपरेशन करते हैं ये? चार्ज के बिहाफ पे तो कर ही रहे, उसके अलावा साइज़ के बिहाफ पे करता है, शेप, मॉलिक्यूलर वेट, इन सारी चीज़ों के बिहाफ पे भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक जो है हमारे पास सब्सटेंसेस की सेपरेशन कर रही होती है। अब ज़रा हम इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो मेन एलिमेंट होता है हमारा जेल, ये जेल हमारे पास एगारोस जेल हो सकता है या पॉलीएक्राइलामाइड हो सकता है, एगारोस जेल हो सकता है, डिफरेंट जेल हो सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक ग्लास स्लेब लेते हैं। सही है, ग्लास लेते हैं, उसके ऊपर वो जेल रख देते हैं। अब हमने जिस सैंपल को सेपरेट करना है, बिल्कुल ध्यान से समझना, जिस सैंपल को सेपरेट करना है उस सैंपल को जेल में मिला देते हैं और फिर उसके ऊपर दूसरा ग्लास रख देते हैं, यानी सैंडविच बना देते हैं। ग्लास, जेल, जेल के ऊपर वो सारा सब्सटेंस आ गया और फिर उसके ऊपर ग्लास आ गया। जैसे सैंडविच होता है ना, यानी ब्रेड होता है, फिर उसके अंदर का एलिमेंट होता है, फिर उसके ऊपर दूसरा ब्रेड होता है, उस एलिमेंट में सारी चीज़ें डली हुई होती हैं। सही है, XYZ जो भी होता है। तो इसी तरह से हम जेल बोर्ड बनाते हैं। सही है। अच्छा, जिसको हम जेल ग्लास स्लैब कह रहे होते हैं। अब क्या होगा, ये हमारे पास पूरा चैम्बर होता है। ये जो रेड से मैंने बनाया है, दिस वन इज़ द जेल स्लैब। सही है, जेल स्लैब कहते हैं, यानी दोनों साइड पे ग्लास है। अब हम क्या करते हैं, इस बोर्ड पे हमारे दो चैम्बर्स लगे होते हैं। ये ब्लू से ये वाला एक चैम्बर है, एक ये वाला चैम्बर है। इन दोनों चैम्बर पे ऐड होता है हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन, या जिसको हम बफर सॉल्यूशन कह रहे होते हैं। सही है, जिसको हम बफर सॉल्यूशन कह रहे होते हैं। अब क्या होता है, इन दोनों सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स पावर सप्लाई या फिर बैटरी से आके कनेक्ट होता है। सही है। अच्छा, एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है, यानी कैथोड एनोड होता है। सही। अब फर्दर इतनी स्पेसिफिकेशन में नहीं जा रहा, लेकिन ये होता है। अब क्या होगा, अब होगा क्या, आपको ये इसकी यानी इसकी कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी। सही है, हमने क्या किया, जेल स्लैब बनाया, उस जेल स्लैब को यहाँ पर रख दिया, इस तरह से रख दिया कि वो एक साइड जो है जेल स्लैब का एक सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप हुआ हुआ है और जो दूसरी साइड है वो दूसरे सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप हुआ हुआ है, और ये दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और ये यहाँ से बैटरी से या पावर सप्लाई से कनेक्ट है। हम क्या करेंगे, इस पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन करेंगे, वोल्टेज सप्लाई करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में जनरेट हो जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इस जेल के अंदर जो हमने सब्सटेंस डाला था, जो हमने एलिमेंट डाला था, अब उसके अंदर कोई भी चार्ज हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। सही है। तो क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज था, हम लेट से हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला है ये वाला पॉजिटिव है और यहाँ ये जो नीचे वाला है ये वाला नेगेटिव है। अब इस जेल के अंदर जो भी पार्टिकल पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, यानी नेगेटिव सॉल्यूशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव सॉल्यूशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो इससे होगा क्या, सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी हमें इस पॉजिटिव सॉल्यूशन की तरफ हमें वो सारे सब्सटेंसेस मिल जाएंगे जो कि नेगेटिव चार्ज थे, और यहाँ नेगेटिव में हमें वो सारे सब्सटेंसेस मिल जाएंगे जो कि पॉजिटिव चार्ज थे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं। साइज़ या शेप के बिहाफ पे या मॉलिक्यूलर वेट के बिहाफ पे कैसे सेपरेशन होती है, तो इस सेपरेशन कुछ इस तरीके से होती है कि भाई जो मूवमेंट होती है वो वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई की तो जो सबसे पहले जो एलिमेंट पहुंचेगा उसका साइज सबसे छोटा होगा, क्योंकि स्मॉल ऑब्जेक्ट है वो फास्ट मूव करेगा। सही है। और बाद में जो पहुंचेगा उसका साइज उससे बड़ा होगा। इस तरह से जो एंड में आता है उसका साइज सबसे बड़ा होता है। सही है। तो इस बिहाफ पे हम इसकी सेपरेशन कर लेते हैं, यानी स्मॉलर पार्टिकल पहले सेपरेट होगा, यानी अगर फॉर एग्जांपल हमने जब इलेक्ट्रिक सप्लाई की तो पॉजिटिव पोल में जो सबसे छोटा पार्टिकल आया
वो क्या होगा, वो नेगेटिवली चार्ज होगा और सबसे स्मॉल होगा, सबसे पहले जो आया। इसी तरह से नेगेटिव पोल में जो सबसे पहले पार्टिकल आएगा, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और सबसे ज़्यादा स्मॉल होगा। सही है, तो इस तरह से हम सेपरेशन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सही है, डीएनए की सेपरेशन अलग होती है, मैंने आपको जनरल मेथड बताया। हमें फॉर एग्जांपल अगर हमें प्रोटीन को सेपरेट करना है तो उसके लिए हम इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। डीएनए को सेपरेट करना है तो हम उसके लिए इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। इवन के जो डीएनए का टेस्ट किया जाता है, डीएनए टेस्ट के लिए भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड ही अडेप्ट कर रहे होते हैं। सही है, तो आई डू होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आज हमने दो चीज़ें पढ़ी, क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस। होपफुली ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चाहे आप अपनी कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई वीडियो हमें रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, या कुछ भी XYZ जो भी आपकी रिकमेंडेशन है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में जिसमें हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।